अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अताउर रहमान इस्लाम आबाद हाई कोर्ट से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। थैंक यू जी। सर, एक दरख्वास्त दायर की गई है इमरान खान की जानिब से, और उसमें ये कहा गया है कि मिलिट्री जो कोर्ट है उसमें उसकी वो ना हो। उस हवाले से बताएगा कि ये मिलिट्री कोर्ट तक ये मामला जा सकता है, अगर गया तो फिर कानूनी इसकी क्या हैसियत है? देखिए सर, नॉर्मली जो दुनिया में राइज कवानीन है उसमें सिविलियंस जो हैं उनका मिलिट्री कोर्ट ट्रायल नहीं होता। ठीक है। और मिलिट्री कोर्ट ट्रायल जो है वो सिर्फ जो फ़ौज से मुंसलिक लोग होते हैं उनका किया जाता है। फील्ड कोर्ट मार्शल जनरल कहते हैं हम उसको, मोस्टली यही इसका इस्तेमाल होती है। इंडिया में भी ये इस्तेमाल होती है, बाकी जगह पे, क्योंकि ब्रिटिश मिलिट्री के जो कवानीन हैं वो जारी हैं। तो ये जो एप्लीकेशन फ़ाइल करने का बुनियादी मकसद तो ये था कि इमरान खान साहब, क्योंकि एक प्रोमिनेंट सिविल सिटीज़न हैं, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, रहे हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, और एक मुसलसल हुकूमत की तरफ से एक ये कहा जा रहा है आए रोज़, कोई एक वज़ीर कहता है, कभी दूसरा कहता है, कभी किसी गवर्नमेंट होती है, तो वो फिर मिलिट्री कोर्ट में जो उनका जो राइट। एक ट्रायल का अंदेशा है कि उसको समझने के लिए, उसको एप्रीहेंड करने के लिए कि भाई ये क्या मामला चल रहा है। अगर वफाकी हुकूमत आती है और वो अपनी यहाँ पे वजाहत तलब दे देती है, तो वो मामला किस तरफ कैसे जाता है वो फिर वो सेटल हो जाएगा। तो वो प्राइमरीली मकसद तो उसका यही था कि जो सिविलियंस का और ख़ासकर इमरान खान साहब का जो मिलिट्री ट्रायल है उसके बारे में आए रोज़, क्योंकि देखिए कानून में तो सिविलियन हुकूमत जो होती है वही ठीक। रिप्रेजेंटेटिव होती है। तो आपने देखा है कि यहाँ पे कुछ वज़रा हैं जो गैर ज़िम्मेदाराना बयान देते रहते हैं, तो उनकी वजह क्या है, तो उसके ऊपर ये जो पिटीशन फाइल की गई थी। पटिशन फाइल की गई है, और आगे जाके आपको क्या लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पे क्या कार्रवाई कर सकता है इस पटिशन देखिए के हवाले इस्लामाबाद से? हाई कोर्ट जो कार्रवाई कानून के मुताबिक बनती है वही एक्सपेक्ट किया जा सकता है ना, कि वो वही कुछ करेंगे जो कानून में जिसका जवाज़ बनता है या गुंजाइश बनती है। तो हम यही कह रहे हैं कि वो जो सिविलियंस का जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले हैं उनके मुताबिक जो है वो ट्रीट किया जाए, और जो कानून में अभी तक जो है 9 मई का कहा तो शोर तो बहुत है, लेकिन एविडेंस है नहीं। पिंडी में जो उनके गवाहान थे वो मुनहरफ हो चुके हैं। ठीक है। किसी जगह पे जो बेल सुप्रीम कोर्ट ने ली हैं, 3 फैसले आ गए हैं, उनमें इन्होंने लिखा है कि किसी 9 मई की वीडियो लिंक फुटेज नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है इस मामले में। वो कह रहे हैं कि वो तो इंस्टिगेट उन्होंने किया जिन्होंने उनको अरेस्ट किया, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फुटेज भी गायब हुई, सीसीटीवी फुटेज, मतलब जो फुटेजेस चल रही हैं ठीक। वो फुटेजेस कहाँ से लेंगे, उसमें कौन आदमी है, कौन लीडर है, जो जो चल रही हैं उनमें तो सूरत वो नहीं है जो बताई जा रही है। तो वो फिर एक जुडिशल कमीशन का मुतालबा भी करते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर जुडिशरी वाली साइड पे तो अगर ये मामला डील हो जाए तो बेहतर है। फिर इसके इंटरनेशनल रिप्रिकॉशंस बहुत हैं, क्योंकि बैनुल-अक़वामी दुनिया में इमरान खान साहब जैसे आदमी जो वेल रिनाउंड जी। है अक्रॉस द ग्लोब, उनको जानते हैं। फिर अभी आपको देखा उनका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का जो इलेक्शन है, सो इट विल बी वेरी एम्बैरेसिंग फॉर पाकिस्तान एज अ स्टेट कि आप सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट पर ट्रायल करें। मेरा ख्याल है कि जो अदालतें यहाँ पे हैं वो भी तो उसी तरह से काम कर रही हैं। मैं तो वहाँ पे पेश भी हो रहा हूँ, नहीं जाने दिया जाता, एक्सेस ब्लॉक कर ली जाती है, मार्क कर लिया जाता है। तो कंट्रोल्ड ट्रायल तो यहाँ पे भी हो रहे हैं। तो आए उस पर देखना पड़ेगा कि आगे मिलिट्री कोर्ट में क्या करना है। सर, एक और मामला है जस्ट तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से, खासकर जी डिग्री जाली है, प्रोफेसर ने सारा कट्टा चटा खोल दिया, क्या कहेंगे? नहीं है जहांगीरी साहब का तो मसला वही हुआ था ना, ट्रिब्यूनल्स वाला। हम्म। तो उससे पहले 6 जजेस का जो लेटर था, जो वो आए थे, उन्होंने एहतजाज किया। तो यहाँ पे एहतजाज करना भी जुर्म है, और अगर जजेस को इस तरह से आप ट्रीट करेंगे तो फिर मेरा और आपका क्या होगा। जजेस की डिग्रीज को इस तरह से जो है आप एक कानून को फॉलो किए बगैर, सिंडिकेट की मीटिंग जो है वो प्रोफेसर साहब कहते हैं वो प्रेशर में थे, एटलीस्ट उनको नोटिस करना चाहिए था। वो अपने वकला भेजते ही आप उनका वर्जन तो आए कि वो क्या है क्या नहीं है। अगर हाई कोर्ट के जजेस को आप इस तरह से टारगेट करेंगे तो कौन सी अदालत काम करेगी। सो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में इस वक्त आइन मुअत्तल है, जो बुनियादी हकूक़ हैं वो हासिल नहीं हैं। मिसिंग पर्सनस और अबडक्शंस की बहुत ज़्यादा पटिशन्स आ रही हैं, और उन पटिशन्स के ऊपर फ़ैसला जो है वो इस तरह से कभी हो जाता है कभी नहीं होता है। तो लोगों को अगवा करने का एक सिलसिला जारी है, वो भी रुकना चाहिए। बिल्कुल। बुनियादी हकूक़ जो हैं वो अदालतें इंश्योर करती हैं, उनके अहकामात पे अमल नहीं होता, जजेस को थ्रेट किया जा रहा है। ये तो सारे हाई कोर्ट के जजेस थ्रेट है में आ गए ना। अगर
ادارہ ہے جس کا مجھے نہیں امید کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ جو ہیں وہ اپنے ادارے کے لیے کھڑے ہوں گے. وہ کبھی بھی نہیں کھڑے ہوئے, اور بلکہ ادارہ ان کے لیے کھڑا ہوا تھا, ان کے ججز کھڑے ہوئے تھے ان کے لیے جب ان کا مسئلہ بنا تھا. لیکن انہوں نے بہت مایوس کیا ہے. اور ججز اگر ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ بھی عدم تحفظ کا شکار ہوں گے تو سر پھر کیا ہوگا؟ پھر تو معاملہ نہیں چل سکے گا. پھر ڈیموکریسی جس کو کہتے ہیں ویسے بھی غیر اعلانیہ ماشاء اللہ تو لگا ہوا نظر آ ہی رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے عامر فاروق کے حوالے سے زیادہ تر سوشل میڈیا پہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہا یہ ذرا کمپرومائزڈ ہے. کس کے ساتھ کمپرومائزڈ ہے؟ پہلے یہ بتائے ہیں سر, اگر ہیں تو پھر کس کے ساتھ ہے؟ دیکھیے, میں ججز کے بارے میں اوپنلی پبلکلی اس طرح سے گفتگو کرتا نہیں ہوں. ان کے خلاف ریفرنس ہے, ان کے خلاف ایک بہت بڑی پارٹی نے عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. عامر فاروق صاحب پہ ہی یہ ڈپینڈ ہے, پرنسپل بھی یہ ہے. ویسے تو الیکشن کمیشن نے اس پرنسپل کے خلاف فیصلہ دیا ہے, لیکن جو بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر عدم اعتماد ہو وہی جج فیصلہ کرتا ہے. تو عامر فاروق صاحب کو میری دانست میں اگر وہ مناسب سمجھے تو کیسز دوسرے ججز کو ٹرانسفر کر دینے چاہیے, تاکہ اس سے کوئی چیف جسٹس بھی ہیں, میرا تو ذاتی احترام ہے ان کے بہت زیادہ, لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی پارٹی ان سے عدم اعتماد کا اظہار کرتی ہے تو اس کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. پیچھے ہٹنا چاہیے. اور دوسرے بھی ججز نہیں ہیں, وہ جو بھی مناسب فیصلہ ہے وہ کر دیں. سر لاسٹ سوال لیجیے گا. سب سے بڑے بڑے کیسز تھے, ہم نے دیکھا عدت میں نکاح کا کیس تھا, اس میں عمران خان بری ہو گئے. اس کے بعد سائفر کیس تھا, یہ بھی ایک بہت بڑا کیس تھا, بری ہو گئے. ٹھیک ہے, ابھی کیس کون سا ایسا کیس ہے جس میں گرفتار 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت چل رہی ہوتی ہے, اس میں کیا رہ گیا ہے ابھی؟ تھوڑی اس کی آپ ڈیٹیل بتائیں. سر وہ 190 ملین پاؤنڈ کا تو کوئی کیس ہی نہیں ہے, وہ تو اہم ہی ایک کام نیا تھا. توشہ خانہ پہلی ریفرنس دفعہ ہے. جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو ٹرسٹ بینیفیشری, ٹرسٹ کی پراپرٹی سر نہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے, نہ ان کو ٹرسٹ کا بینیفیشری جو ہوتا ہے نہ وہ ان سے پیسے لیتے ہیں, وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ عجیب و غریب قسم کا کیس نیب نے بنایا, اور جب دیکھا ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہے تو توشہ خانہ 2 بنا دیا. توشہ خانہ جب 1 اڑ گیا تو اس میں توشہ خانہ 2, تو بنیادی طور پہ تو سیاسی وجوہات کے اوپر کیس ہے, کوئی میرٹ کے اوپر تو کیس ہے نہیں. ان کا سارے کیسز جو ہیں وہ تو بنے ہوئے ہیں اپنا سیاسی جو ہے نا ان کی وجہ سے جو ہے نا وہ بنائے گئے ہیں, تو وہ سیاسی محرکات ہیں, کوئی قانونی میرٹ تو ہے نہیں کسی کیس میں. اگر سیاسی مرکز ہے تو پھر قانونی آپ نے کہا کچھ بھی نہیں ہے, پھر جیل میں پن کیوں ہے؟ ان کو تو رہا کرنا چاہیے. عمران خان جس دن آئے سیٹ اپ ریپ اپ ہو جائے گا. ایک سیاسی خطرہ ان سے بہت زیادہ ہے, اور جو سسٹم کو لانے والے ہیں وہ بھی جو ہیں گھبراتے ہیں, اور ایک فیئر فیکٹر ہے عمران خان کے ساتھ اٹیچ. سیاستدان بھی ڈرتے ہیں, اور کچھ اور لوگ بھی جو ہے وہ میرے خیال میں اس میں ایک تھوڑا پریشانی کا شکار ہے. پریشانی کا یا مکمل پریشان؟ بس وہی میں نے جو عرض کیا تو اس کا شکار ہے, تو وہ کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.